नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल सेगमेंट पर आप कमिंग सून में यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स दे पा रहे हैं, जो कि 28 जून को प्रस्तावित है, 28 मई को, या स्टेट पीएससी के बारे में अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। इसके उपरांत अगर आप देखा जाए तो जो मेंस एग्ज़ाम हैं, इनके सापेक्ष में भी हम एक नॉलेज सीरीज को लेकर आपके सामने आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग प्रतिदिन पॉलिटी के सारे कंसेप्ट को वन बाई वन करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, पढ़ने का दायरा क्या होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक मेन टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है, जैसा कि जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने जो सीरीज है, ये नॉलेज सीरीज है। महान्यायवादी से प्रीलिम्स में आने वाले प्रश्न या मेंस में आने वाले प्रश्न सभी इस सीरीज में टैकल हो जाएंगे। तो निसंकोच आप सिविल एग्जाम दे पा रहे हो या स्टेट का सिविल एग्जाम दे पा रहे हो, दोनों के लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी। इन सब चीज़ों को बहुत आराम से टैकल करें। अब ये प्रश्न बन जाता है कि जब ये टॉपिक आपके सामने लिखा है तो इसका मीन्स क्या होता है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक को हमें कैसे रेडी करना चाहिए। अगर आप इसके दिमाग में इसकी फिल्म बन पा रही होगी तो चीज़ों को बहुत आराम से टैकल भी कर पाएंगे। अटॉर्नी के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो उसको पहले एक डायग्राम मेथड से फॉलो कर लो कि मुझे इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जब तक आप एक बे नहीं बना पाएंगे, जब तक उसकी फिल्म नहीं बना पाएंगे, उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे मुझे कैसे पढ़ना, तो उसके रास्ते आप लगातार भटकते चले जाएंगे। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होता है, या तो वो फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछेगा, तो फैक्ट में तो यही पूछ लेगा आर्टिकल 78 में क्या है, आर्टिकल, ये सब चीजें छोटी मोटी बातें। नंबर 2, या जब कंसेप्ट बेस्ड पूछेगा तो आज के समय में इस अटॉर्नी जनरल की क्या भूमिका है। किसान बिल आए थे, क्या संवैधानिक नियमों का सलाहकार होता है, क्या सरकार को सलाह सही नहीं दे पाया, सरकार ने सलाह इससे मांगी नहीं, ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद यहाँ अप्लाइड बेस्ड ध्यान रखना बन जाता है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रश्न बन जाते हैं तो बड़े कह सकते हैं कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं, जहाँ पे चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ता है। तो हम तीनों ही बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो यदि हम पहले पॉइंट जाने कि एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सबसे बड़ा सेगमेंट यही बन जाता है, और उसमें प्री के लिए भी या नहीं है ध्यान रखना, और मेंस के लिए भी। अब ये कैसे चलेगा पता मेरे प्यारे दोस्तों, ये चलेगा पता लास्ट के पेपर देखने से। तो हम इसमें इंटरलिंक भी करेंगे क्वेश्चन को। नंबर 2, समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी आवश्यकता या इसकी नीड क्यों हुई, पहले ये पॉइंट को जानेंगे। फिर जानेंगे होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके ध्यान रखना। फिर जानेंगे इसका जो क्वालिफिकेशन यानी जो इसको अपॉइंट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अपॉइंट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मूलभूत तरीके से फैक्चुअल बातें होंगी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ इसको रखा गया है, क्या इसके वर्क होते हैं, कहाँ इसमें निहित चीज़ें होती हैं। फिर इसके कुछ पावर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, कुछ इसकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या होते हैं, कुछ इसके वर्क के बारे में जानेंगे कि क्या इसके वर्क होते हैं। साथ में जानेंगे क्या इसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या इसकी ड्यूटी होती है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जो विवादित प्रश्न है आज के समय के इस टॉपिक को लेते हुए, तत्कालीन हालातों में अगर देखा जाए, जैसे नागरिक विधेयक संशोधन था, शाहीन बाग का हमला हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे किस तरीके से सरकार को एडवाइस या क्या किया। और मूलभूत तरीके से जो इसमें जो वेतन वगैरह है इनके बारे में जानेंगे। कुछ कह सकते हैं कि अगर ओवरव्यू बनाया जाए तो इस तरीके से आप इस टॉपिक की फिल्म को बना सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि ये एक सलाहकार है, एडवाइजर है, सब लोग कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते चले, मजा आ जाएगा टॉपिक के साथ। जी ये क्या है, एक एडवाइजर है, ये सलाहकार है। अब सोचिएगा, सलाहकार एक ऐसा वर्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं रास्ते में घूमते फिरते हर परिवार में, समाज में मिल जाते हैं एडवाइस देने वाले। लेकिन यहां से अगर देखा जाए, सलाहकारों को मूलभूत तरीके से अनेक प्रवृत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर्थिक सलाहकार भी होते हैं, राजनीतिक सलाहकार भी होते हैं, धार्मिक सलाहकार भी होते हैं, सामाजिक सलाहकार भी होते हैं, और एक कानूनी सलाहकार भी होते हैं। आप बात को दिमाग में फिल्म नुमा बना पा रहे होंगे। अगर हम ये समझें कहानी को कि जो एडवाइजर है तुम्हें हर किसी मोहल्ले में, गलियों में, रास्तों मिल जाता है कि भैया ये वाला काम ऐसे कर लेता, चाहे उससे खुद वाला काम नहीं हुआ होगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग बात करें कि जो एडवाइजर है वो अनेकों प्रकार के यहाँ हो सकते हैं, यहाँ बाकी अन्य स्थिति में भी यहाँ लिख सकते हैं।
संवैधानिक सलाहकार ये प्रकार से। लेकिन ये जो मूलभूत अवस्था है वो किसकी अवस्था है? कानूनी सलाहकार की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या लीगल एडवाइजर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब लीगल कौन होगा इसके बारे में जानने चाहेंगे कि लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अब इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजर की सलाहकार की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसकी बात को समझते हैं, फिर टॉपिक को लेके चलेंगे बहुत मस्ती के साथ। पहली बात को समझिएगा, हमारे पास इंडियन सिस्टम को फेडरल सिस्टम में एक्सेप्ट किया है। फेडरल इट मीन संघात्मक व्यवस्था में एक्सेप्ट किया है, जहां केंद्र और राज्य के बीच में कुछ शक्तियों का बंटवारा किया है। तो अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहां जानना पड़ेगा, जब इंडिया में दो सिस्टम होते हैं, एक तो फेडरल सिस्टम होता है, एक यूनिटरी सिस्टम होता है, राइट। फेडरल में केंद्र राज्य की शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, और यूनिटरी सिस्टम में केंद्र को पावर दे दी जाती है, अपने अकॉर्डिंग स्टेट को वो पावर कन्वर्ट करता है, राइट। अब सोचिए तो यहाँ सलाहकार, जब यहाँ केंद्र कॉन्स्टिट्यूशन ने केंद्र का रखा होगा तो यहाँ राज्य का भी रखा होगा, तो यहाँ सलाहकार दो बन जाएंगे, एक केंद्र का सलाहकार, एक राज्य का सलाहकार। अब बात को लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया, इस वर्ड को जोड़ने के लिए, अटॉर्नी जनरल को जोड़ने के लिए कहा जाए तो एक सिर्फ एक प्रकार का क्या है, ये वकील है, एक लॉयर है। इस वर्ड को थोड़ा ज्यादा भयानक तरीके से मत लीजिएगा कि कैसे इसे पढ़ना है, समझिएगा। हमारे पास फेडरल सिस्टम के साथ यहाँ पे 3 पॉइंटों में समस्याएं पैदा करी। एक हमारे पास लेजिस्लेचर है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, कानून के बाद जहाँ एग्जीक्यूटिव, जहाँ इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसको कार्यपालिका कहते हैं। एक जुडिशरी, यहाँ जुडिशरी मतलब जो न्याय करती है, जो दिक्कतें आती हैं उसमें न्याय करती है। एग्जाम्पल समझिएगा, सब यहाँ कृषि के कानून आए थे, उसके बाद यहाँ नागरिक संशोधन भी आया था, बहुत सारे कानून यहाँ आते रहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब सोचिएगा हमारे पास गवर्नमेंट कैसी है, तो बोलेंगे सर हमारे पास गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार है। अब लोकतांत्रिक सरकार में जो ताकत होती है किसके पास होती है, वो जनता के पास होती है, पीपल के पास होती है। तो जनता की डिमांड के अनुकूल कार्य किए जाएंगे। अब डिपेंड समझ में यहाँ आना पड़ेगा आपको कि जब कृषि कानून को सरकार लेके आ जाती है, गवर्नमेंट लेके आती है, तो इसका विरोध किया जाता है। अब विरोध कहाँ करेंगे, सड़कों पे करेंगे। ये सड़कों के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस कानून को लेकर सरकार के खिलाफ ध्यान रखना, यहाँ जुडिशरी में एक सुनवाई की गई। अब यह प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी, यहाँ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हेड कौन है, आप बोलेंगे सर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो सुनवाई हो रही है, तो यहाँ जनता की तरफ से तो वकील चलेंगे, लेकिन यहाँ सुनवाई के लिए 2 पक्ष चाहिए होते हैं, एक पक्ष गवर्नमेंट जो जहाँ जो मुद्दा है, दूसरा विपक्ष वाला। तो अगर यहाँ से आदमी चला गया, सुनवाई कर रहा है, यहाँ से कौन आएगा? तो ऐसे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दे हैं, जो लीगली मुद्दे हैं, या बाकी जितने भी इशूज हैं देश को लेते हुए, उनकी जब जुडिशरी में सुनवाई होगी, ध्यान रखना। तो अब ये तो है नहीं कि पीएम जी जाएंगे बार बार, कुछ मुद्दा आएगा पीएम जी जाएंगे बार बार, या किसी वकील को ढूंढेंगे, भैया आइए जरा इसको चला जाइए, इसको देख लिए। तो ऐसी स्थिति में पीएम के पास इतना टाइम भी नहीं है, ध्यान रखना। तो केंद्र सरकार के लिए ऐसे ध्यान रखना, एक व्यक्ति का चयन किया गया जो समय समय पर सलाहकार के साथ साथ, ध्यान रखना, केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ जो इशूज वगैरह हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में या अन्य कार्य प्रणाली में, उसके सापेक्ष में वहाँ जाके अपनी चर्चा डिस्कशन कर सके। तो यानी जब ये कर सकेगा, इसी व्यक्ति को क्या कह दिया गया, ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल, इसको वकील कह दिया। इस वकील को ध्यान रखना हम लोग ने केंद्र सरकार के रूप में क्या बोला, बोलेंगे सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ इसको थोड़ा सा डेफिनेटली तरीके से हमें घबराने के बिल्कुल भी विषय नहीं है, ध्यान रखना कि इसे हमें गंभीर विषय लेना। तो अगर आपसे पूछे कि अटॉर्नी जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल एक प्रकार से क्या है, लीगल वकील है, लीगल एडवाइजर है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये स्टेट का भी होगा, मैं आपको एक पढ़ाऊंगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ध्यान रखना। चीजें इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, देखो एनएचआरसी पढ़ेंगे, एसएचआरसी पढ़ लेंगे, सीआईसी पढ़ेंगे तो एसआईसी पढ़ लेंगे। जब आप एक चीज पढ़ेंगे दूसरी चीज ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी, इसको इंटरलिंक तैयारी कहते हैं। मैं आपको इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, जिसको कंप्रहेंसिव स्टडी कहते हैं, राइट। तो अब ये आपने समझा कि सलाहकार क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले पॉइंट में कि भैया सलाहकार क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी, तो आई थिंक यू कैन से डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम एनीबॉडी। तो यहाँ इसको आप लोग आराम से बता पाएंगे। अब प्रश्न बन जाता है कि एग्जाम में इसकी डिमांड कैसे कैसे है। इसको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ही रास्ता, हम लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को टैकल करें। देखिएगा 2019 में एक प्रश्न आया था, यूपीएससी ने दिया था। इस प्रश्न को लिखने का प्रयास भी करें और मुझे भेज दीजिएगा लिखने के बाद। क्या लिखा है, अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा।
अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार और वकील होता है। देखिए यही क्वेश्चन है, क्यों होता है बताएंगे ना आप, क्या इसके कार्य होता है ये बताएंगे ना आप। और बोल रहा है चर्चा करें, और ये जो वर्ड है चर्चा करें, विवेचन करें, आलोचनात्मक वर्णन करें, आपकी राय क्या है, इन वर्डों में प्रश्न का डायरेक्शन छुपा रहता है। मैं आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम बताऊंगा इसकी पूरी थीम को, कि जब विवेचन आएगा तो क्या करेंगे, चर्चा लिखा होगा तो क्या करेंगे, आपकी राय है तो क्या करेंगे, आलोचनात्मक वर्णन करिए क्या लिखेंगे। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है प्रश्न को समझने के लिए। कभी ऐसा ना हो कि हमने यहाँ तक प्रश्न को पढ़ लिया, ये क्या लिखा है इसको ही नहीं पढ़ पाए। तो जरूरी होता है इस प्रश्न के एक थीम को समझना, कि प्रश्न हमारा किस तरफ मेंस की तरफ जाने के लिए क्या आपसे डिमांड कर रहा है। ये डिमांड करा चर्चा करें, यानी आपको बेसिक चर्चा करनी थी। यूपीएससी ने पूछा है 2019 में, देखिए मेंस में पूछा है GS2 में, अब मजा आ जाएगा आपको। प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में जाएंगे तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो प्रश्न आपके सामने देखिए लिखा है। क्या प्रश्न है, बहुत मस्ती के साथ कई प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, यानी जो इसके वर्क हैं, जो इसकी शक्तियां हैं, जो पावर हैं, जो फंक्शन है, उन पे क्वेश्चन दे दिया उसने बना के। क्या लिखा है, द टेक अ पार्ट इन द प्रोसीडिंग टू द लोकसभा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की समिति के सदस्य बन सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा मतदान कर सकता है। चार आपको एक्सेप्ट दिया और बोल रहा है यहाँ पे हु इज द करेक्ट, कौन सा आंसर क्या सही है, ध्यान रखना। तो हमने क्या समझा कि भाई ये जो टॉपिक है प्री के एस्पेक्ट में और मेंस के एस्पेक्ट में दोनों ही तरीके से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक थोड़ी सी फिल्म नुमा तैयारी का समझने का स्टार्ट किया। अब इसको स्ट्रक्चर वाइज तैयारी करते हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के बारे में, इसके बारे में जाने। तो इसको 3 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में रखा गया है। ये किसका गवर्नमेंट है, आप बोलेंगे सर ये सर गवर्नमेंट का वकील है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, लोअर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे किस भाग में रखा जाएगा, जहाँ केंद्रीय ढांचा होगा। और केंद्रीय ढांचा आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस में है, भाग नंबर यहाँ से अगर देखा जाए तो भाग नंबर 5 में है। आर्टिकल कहाँ से लेकर, आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में यहाँ से केंद्र सरकार को रखा गया है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 76 किसके लिए निहित किया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। क्या है कि भारत का एक न्यायवादी होगा, उसका चयन कैसे किया जाएगा, चयन करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी वेतन प्रक्रिया क्या होगी, इसके अंतर्गत कार्यकाल कितना होगा, कुछ मूलभूत बातों का उच्चारण हम लोगों ने आर्टिकल 76 में डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट 88 में आएंगे, राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट्स कमेटी। जो सदन के सदस्य होते हैं सदन के लिए, इसकी समिति के संबंध में क्या इसके अधिकार हैं, जो इसके राइट्स हैं, जो इसकी पावर हैं, उसके बारे में ध्यान रखना 78 में डिफाइन कर दिया गया है। जब भी आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न को तो यही बता सकते हैं कि आर्टिकल 78 के तहत 88 के तहत ये चीज़ें निहित की गई हैं, ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करें यहाँ से 105 में, अटॉर्नी जनरल के कुछ जो शक्तियाँ होती हैं, जो विशेषाधिकार होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो आर्टिकल किस में दिया गया है, 105 में दिया गया। तो यानी मूलभूत तरीके से हम 3 आर्टिकल को याद रख सकते हैं, 76, 88, 105। 76 में क्या है, मानवादी का पूरा ढांचा दिया गया है व्यक्तिगत तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो 88 में तो मानवादी के अधिकार दिए गए हैं। और अगर 105 की बात करेंगे तो यहाँ मानवादी के कुछ यहाँ पे विशेष कह सकते हैं शक्तियों के बारे में स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ तक बात को समझ पाएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी सी कहानी बन जाएंगी कि इसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है। आपने इसको रेडी कर लिया तो आप कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट को आपने रेडी कर लिया। बिना देरी हम सबको समझने के बाद क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ इसके बाद अपॉइंट कैसे करते हैं देखिएगा, इसको भी समझने का प्रयास करें। यहाँ जो अपॉइंट करते हैं, अब सोचिए, इमेजिन करिएगा, किसका हेड है, किसका लोअर है। आप बोलेंगे सर ये लोअर जो है ये गवर्नमेंट का है। कौन सी गवर्नमेंट का, ध्यान रखना। यहाँ से आप एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब एक बात और समझिएगा, ए की शादी बी से हो रही है, ये फीमेल है ये मेल है। अब ए से बिना पूछे शादी क्या इससे हो सकती है? इसकी पहले इससे परमिशन लेना पड़ेगा, भाई तेरी शादी कर रहे हैं इस लड़की से कर रहे हैं, लड़की ऐसी है, करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा होगा ना। तो यहीं से जब चीज़ें बनती हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी कहानी बन पा रही होगी। जब भी अपॉइंटमेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हेड कहलाता है। यानी हेड ऑफ क्या है, ये हेड ऑफ नेशन है। हेड ऑफ क्या है, नेशन है। और नेशन है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है इसमें निहित किए गए हैं। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर, किसके आग्रह पर, ध्यान रखना, केंद्र सरकार के आग्रह पर। और केंद्र सरकार का जो हेड होता है, आप जानते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो बोलेंगे सर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है सर
पीएम होता है। तो यहाँ पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसके ये किसका मालिक है? ये मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का क्या है? एक अध्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ से फिल्म बन पा रही कि आप सोचो, जब केंद्र सरकार अगर बनेगी जब जब तो यहाँ केंद्र सरकार किससे आग्रह करेगी? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करेंगे? इससे करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि एग्जाम्पल बेस पे एक लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, मेल है ये फीमेल है, यहाँ से इन दोनों का लव अफेयर है। अब इसने कहा घर जाके, भैया मुझे इससे शादी करनी है। तो ठीक है भैया, तुझे शादी तो इससे करनी है, अब हम क्या मना करें भैया। तो ऐसे ही यहाँ केंद्र सरकार आग्रह करती है राष्ट्रपति से, भैया इस वाले व्यक्ति को अपॉइंट कर दो वकील मेरे लिए। अब वो राष्ट्रपति मना कर सकता है? तो बोलेंगे सर मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आग्रह कर रहा है। तो यहाँ से क्या किया? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए इन्होंने परमिशन ली अपने घर वालों से, बाकी तो इन्हें शादी या तो भाग के करनी थी या खुद करनी थी, शादी तो इन्हें करनी थी। तो यानी केंद्र सरकार का जो वकील अपॉइंट किया जाएगा वो किसकी सहमति से अपॉइंट करते हैं? केंद्र सरकार की सहमति से अपॉइंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक लॉजिक है? आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट की कहानी आप समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट बात करते हैं क्वालिफिकेशन, योग्यता की ध्यान रखना। लॉजिकल वर्ड से समझने का प्रयास करें योग्यता के बारे में भी। एग्जाम्पल समझे, ये क्या है? लीगल एडवाइजर है। अब ये तो है नहीं धर्म की सलाह देगा, ये तो है नहीं यहाँ से नॉर्मली ऐसी बातें करेगा। अब ये जाएगा कहाँ? ये केंद्र सरकार के सापेक्ष में कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पेश होता है। ये सरकार की तरफ से कोर्ट में दस्तावेज लेके जाएगा और बाकी जो दूसरा केस होगा दूसरा वकील लेके आएगा। तो इसको भी नॉलेज कैसी होनी चाहिए? ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। जो जैसी वकील को नॉलेज होती है वही नॉलेज इसे होनी चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि इसका एक बेसिक जो योग्यता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हो। अब यहीं से वर्ड बन जाएगा। अब एक टैगलाइन और लग गया कि न्यायाधीश की योग्यता क्या रहती है। तो यहाँ से नॉर्मली बात है कि उच्च न्यायालय में हम लोग कह सकते हैं उच्च न्यायालय में लगभग 5 वर्ष वो न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष का क्या कर रहा हो, उसने ध्यान रखना वकील के रूप में या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। और तीसरी योग्यता क्या बन जाती है कि भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। नॉर्मली बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मोदी का मन कर रहा है कि भैया मैं तो यहाँ से ब्रिटेन की किसी लड़की को अपना सलाहकार रखूंगा या ब्रिटेन के किसी व्यक्ति को रखूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए जब भी सलाहकार बन पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन उसके साथ साथ ये राष्ट्रपति के संज्ञान में, ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पीएम उठाएगा या मंत्रिपरिषद उठाएगा कि ले भैया ये मेरा भाई है इसको मेरा सलाहकार लग दीजिएगा। यानी राष्ट्रपति के संज्ञान में क्या हो? विधिवेता होना चाहिए। विधिवेता मतलब ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान मतलब विधि का ज्ञान होना चाहिए उसे। ये भी उसकी एक नॉर्मल अलग क्वालिफिकेशन निकल के आ जाती है। और क्या हो? मतलब लीगल राइट्स में या लीगल बातों में क्या हो? उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा। यहाँ तक बात समझे हैं? अगला पॉइंट, यहाँ से अगर आपने क्वालिफिकेशन को समझ लिया तो बड़ा मजा आ गया होगा। तो क्वालिफिकेशन एक पॉइंट में बोला जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। इसको डायमेंशन कन्वर्ट करेंगे तो 5 वर्ष क्या रहा हो बेटा? न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो। उसके साथ साथ भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के संज्ञान में, राष्ट्रपति के अंतर्गत जो निहित शक्ति होती है उसमें विधिवेता होना चाहिए। ये मूलभूत इसकी क्या ध्यान रखना एक क्वालिफिकेशन कहलाती है। आगे चलेंगे, इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में देखिएगा, बड़ी मस्ती के साथ समझने का प्रयास करेंगे। टाइम ड्यूरेशन कई प्रकार से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? कोई अब सरकार चाह रही है, ध्यान रखना, कि मुझे किसी को चेंज करना है, तो इसके लिए क्या उसे परमिशन है? तो संविधान में ध्यान रखना कोई इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, 1 साल रहेगा। अब सोचिएगा, गवर्नमेंट जब तक रहती है, मान लीजिएगा गवर्नमेंट मोदी की गवर्नमेंट है, योगी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल समझे स्टेट में, तो यहाँ गवर्नमेंट अपने अनुकूल सलाहकार रखेगी जो उसका पक्ष रख सके संसद उसमें कोर्ट में। तो अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एक ऐसा माना गया, ऐसा है नहीं कि लगातार जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो महान्यायवादी भी लगातार चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्वेच्छा से किसी समय समय पर ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही तरीके से लीगली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो राष्ट्रपति के उपरांत, राष्ट्रपति से आग्रह करने के उपरांत इसको पदमुक्त कर देता है। यानी ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुकूल ये अपने पद पर बना रहता है। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होती है, उसके पीछे किसकी इच्छा होती है आप सब जानते हैं। तो यानी एक सरकार की इच्छा होती है। तो यानी अगर हम ये करें कोई परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ महान्यायवादी भी क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि हाँ इसका 5 साल ही कोई इसमें रहेगा। क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट? यहाँ तक कोई बताएं, कमेंट करके बताना प्लीज दोस्तों। तो यहाँ अगर कभी पूछे कि भाई इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो आई थिंक यू कैन से कि यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा के अनुकूल या प्रसाद उपरांत ध्यान रखना इसका पद को सृजित किया गया है। पॉइंट क्लियर है? दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट यहाँ से बात करें वेतन के बारे में। नॉर्मली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग इसका कोई वेतन डिफाइन नहीं किया गया है। जो भी डिफाइन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा
निर्धारित किया जाता है कि इसे कितना वेतन मिलेगा। यहाँ से भी प्रश्न बनने की कोई भूमिका यूपीएससी स्टेट पीएससी में नहीं रहती, लेकिन फिर भी याद रखिएगा वेतन के रूप में कभी कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ वेतन कोई डिफाइन नहीं, लेकिन फिर भी समय समय के अनुकूल राष्ट्रपति क्या करता है, डिफाइन करता रहता है इसका वेतन का। हम लोग यहाँ से बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ इसकी ड्यूटी के बारे में, और फिर बात करेंगे इसकी सीमाओं के बारे में, फिर बात करेंगे इसके कार्य के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि इंग्लैंड के अलावा जो अन्य देश हैं कई सारे, उन देशों में महान्यायवादी का जो पद है वो राजनीतिक पद भी है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ कानूनी पद रखा गया है। और राजनीतिक सलाहकार ना होने की वजह जो सरकारें होती हैं अपने धर्म के नाम पर, अपनी योजनाओं के नाम पर, अपने एक प्रकार से आपसी मतभेदों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना स्टार्ट करती हैं। क्या एक राजनीति का भी एक दायित्व होना चाहिए? इस देश में कुछ चीजें होती हैं तो युवाओं को झंडे लहरा के ठीक रैली निकाली जाती हैं। कभी स्वास्थ्य के लिए रैली निकाली, कभी शिक्षा के लिए रैली निकाली, कभी एजुकेशन में किसी इनोवेशन की रैली निकाली? नहीं ना। जितना उन रैलियों में पैसा खर्च हो रहा है, अगर मैं नॉर्मली बात ये बताऊं, आज के समय का जो मीडिया है, ध्यान रखना, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की जगह ध्यान रखना वहां तलवे चाट रहा है वहां पे। तो आप डिपेंड करिएगा, जितना टाइम, जितना पैसा, जितनी एनर्जी, जितना इनोवेशन हम एक दूसरे को आपस में मतभेद करने में लगा रहे हैं, इतना टाइम, पैसा, एनर्जी अगर हम इनोवेशन में लगाएंगे तो देश तरक्की करेगा या गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। एक लॉजिकल फैक्ट है। तो यहीं से हम बोले कि इंग्लैंड जैसे देशों में ध्यान रखना, विधि मंत्री के साथ साथ वहाँ राज्य विधि जो अधिकारी होते हैं उनके साथ राजनीतिक अधिकारी भी बनाए गए हैं, जिससे राजनीति का चलन सही तरीके से किया जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन देश के हालातों को कैसे सुधरेंगे इस पर चर्चा करने का ना तो मीडिया के पास विषय है और ना ही ध्यान रखना हमारे कार्यपालिका के पास समय है। तो यहाँ समय है तो धर्म में क्या कहा गया, समय है तो एक दूसरे ने क्या कहा, इस पे समय ध्यान। कभी डिबेट हुई एजुकेशन पे कि कैसे इनोवेशंस करें इसमें, कभी डिबेट हुई स्वास्थ्य पे कैसे सुधार करें इस पे, मतलब नहीं बन रहा। डिबेट हो रही है कि राम मंदिर बन गया तो उसमें कब भव्य, बनने दो राम मंदिर, अच्छी बात है, आदर्शवादी हैं हम लोग, संस्कृति को बनाए हुए हैं, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं वहां संस्कारों से परिपूर्ण होता है, तो हर चीज एक समय के अनुकूल है ना। तो यहाँ चलते हैं, वेतन के बारे में हो गया है, अब बात करते हैं यहाँ पे ड्यूटी के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अपने अपने दायित्व होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसके कुछ दायित्व रखे गए हैं। लाइक जैसे क्या दायित्व है कि सरकार को सलाह देना, जो कौन से मामले में, कानूनी मामले, लिखा है इसमें लीगल राइट्स में सरकार को सलाह देगा समय समय पर। मान लीजिए कृषि कानून लेके आगे, उसमें सलाह ले सकती सरकार, मांगेगी तो देगा, ऐसा नहीं कि हाँ बार बार रुको मैं बताता हूँ कैसे सही होगा, तो मांगने पर दिया जाएगा। जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया है, संदर्भित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा दर्शाया गया, ध्यान रखना, इसी विषय पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। नंबर 2, यहां से कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति समय समय पर कुछ कार्य इसको सौंपता है, उसको इनको निर्वहन करना पड़ेगा इसको। उसके बाद संविधान या किसी अन्य कानूनी प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करता है। संविधान में जो निहित कार्य हैं उनके अनुकूल ये कार्य करता है, यानी उनके विपरीत में जाके कार्य नहीं करेगा। ये कहने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब है, इसको नया बनाओ, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी नहीं है, वो काम पार्लियामेंट का है, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम इतना है कि जो न्याय कानून हो रहा है उस कानून में जो समस्या है निस्तारण कैसे किया जाए। क्लियर यहाँ तक? यानी एक पति पत्नी है, ए और बी समझिएगा, फिर एग्जाम्पल मजा आ जाएगा। यहाँ शादी हो चुकी है, तो अब यहाँ से कोई व्यक्ति आए, एक काम को झगड़ा हो रहा है, ध्यान रखना। अब ये झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि एक काम करो, इनको तलाक दिलवाओ फटाफट, इनको झगड़ा होने की वजह तलाक दिलवाओ फटाफट, अलग करो। इसका मतलब ये नहीं कि इनको अलग करना है, इसका मतलब ये रहा कि झगड़े का निस्तारण कैसे होगा ये बताना है। क्लियर है ना? तो यहाँ से इसकी क्या है, ड्यूटी है। अगला पॉइंट, अगर इसे फंक्शन की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, तो क्या कार्य होते हैं? बेसिकली नॉर्मली बात है, राष्ट्रपति, ध्यान रखना, महान्यायवादी कुछ कार्य सौंपता है। उस सौंपने में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो लीगल राइट्स है। इट मीन्स सरकार का सलाहकार होता है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में क्या होना, उपस्थित होगा, किसके संबंध में? केंद्र सरकार की ओर से। मैंने बता दिया, नॉर्मली पहला कार्य होगा। दूसरा पॉइंट यहां से बनेगा कि संविधान का अनुच्छेद 143 जो सलाह लेता है, आर्टिकल 143 में क्या है, सलाहकार एक शक्ति है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की अब लोग जाएंगे। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में किए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ से। उसके बाद किसी भी मामले में भारत सरकार के संबंध में किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नॉर्मल बात है कि दिल से लगता है तो किसी भी उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है वहाँ वो उपस्थित होकर उस पर कार्यवाही लीगल तरीके से सुझाव दे सकता है। क्या और इसके ड्यूटीज वगैरह हैं, इसके राइट्स क्या देखिएगा, ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नॉर्मली वे में
अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में महान्यायवादी अपने क्षेत्र में अदालत की सुनवाई कर सकता है, उसे अधिकार ध्यान रखना। अगर कोई दिक्कत आती है कर्तव्यों में तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है, ये उसका राइट से ध्यान रखना, बिना किसी परमिशन के। उसके बाद संसद के किसी भी सदन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। संसद के सदन में, सदन देखिए हमारे पास सदन दो प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। यहाँ कौन जाते हैं? यहाँ एमपी लोग जाते हैं। एमपी के अलावा यहाँ कोई कुत्ता भी परिंदा भी ध्यान रखना नहीं बैठता, उसकी सीट नहीं है। लेकिन महान्यायवादी की यहाँ सीट को रखा गया है क्योंकि वो सुनवाई में भाग ले सकता है। भाग मतलब सपोज कर लो किसी बिल पर डिस्कशन चल रहा है, तो जब वो भाग लेगा तो अपने एडवाइस देगा कि भाई ये जो बातें हैं ध्यान रखना। मान लीजिएगा किसी बिल पर डिबेट चल रहा तो उसकी सुझाव देगा कि ये बात सही है और ये गलत है। ये नहीं कि यहाँ भाजपा जो कह रही है वही सही बोल रहा है या कांग्रेस जो बोल रही है वही सही हो रहा है। ये एक टिप्पणी करेगा, टिप्पणी मतलब विवेचन करेगा कि ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है, उसको ये डिफाइन करेगा। इसलिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये भाग ले सकता है और किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का क्या है, इसे अधिकार दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? तो जिसमें उसे सदस्य के द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, बट कैन नॉट वोट। क्योंकि अगर मान लो किसी विषय पर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, ये भाजपा है, बीजेपी है और ये कांग्रेस है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाजपा जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, मैं इसकी तरफ हूँ, ये गलत बोल रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का पार्ट है। लेकिन इसके पीछे आप समझते हैं इंटेंशन कुछ और ही होता है ना। उसके बाद उसे वे सभी विदेश अधिकार उन्नति प्राप्त हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि जो एक संसद के मेंबर को, सदस्य को होते हैं, जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वही अधिकार किसको प्राप्त हैं? इसको, इसी को प्राप्त हैं। तो यहाँ से कुछ इसके राइट्स के बारे में आप लोग समझ लेंगे तो थोड़ी सी फिल्म यहाँ से बन जाएगी। उसके उपरांत हम लोग आगे चलें तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि सलाहकार तो इसका मतलब है कुछ भी करेगा, कभी भी। देखिए सरकार का सलाहकार है, जब एक बाप होता है, ध्यान रखना, उसका बेटा बी होता है, बी में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, ध्यान रखना, कभी भी अपने बेटे को बुरा नहीं बताता। ऐसे ही जब सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपना लॉयर अपॉइंट कर लिया है, तो लॉयर भी कभी गवर्नमेंट के विपरीत में जाके कोई कार्य करने का सलाह नहीं देगा या इसका कोई उल्लेख विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने ही अपॉइंट किया है। तो यहाँ उसमें लिखा गया है कि सरकार के खिलाफ ये सलाह या संक्षिप्त जानकारी नहीं देनी चाहिए, ध्यान रखना। ये कोई भी ऐसा कोई खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा जिससे सरकार को खेद या कोई दिक्कत पैदा होती हो। उसके बाद उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभिव्यक्ति की बचाव नहीं कर सकता। यानी किसी व्यक्ति को लग रहा है मैं तो लॉयर हूं भैया, चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, मैं जानता हूं, तो उसका बचाव नहीं कर सकता। उसके बाद भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी निगम के निर्देशन पद पर अपॉइंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्या चाहिए उसको? परमिशन चाहिए सारे काम करने के लिए। उसके बाद उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मंत्रालय, विभाग या किसी वैधानिक संगठन पर क्षेत्र के उपकरण को तब तक सलाह नहीं दी जाएगी। यानी उसे, अब उसे लग रहा है कि भैया कोई और अन्य संस्थान को, जैसे मान लीजिएगा एनएचआरसी है, सलाह मांगना चाह रहा है, या एसएचआरसी को सलाह मांगना चाह रहा है, सलाह तब तक नहीं देगा जब तक उसको, ध्यान रखना, ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इस एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक नौकर को रखा है जॉब पर, जो उससे बोलेगा वही कराएगा। तो एक प्रकार से ये एक इसका हेल्पर है, एक वकील है, एक सलाहकार है कि सरकार कैसे चलेगी। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल वर्ड हो सकते हैं, तो उन शब्दों को आप इसमें समाहित कर लीजिएगा। पॉइंट संवैधानिक सलाहकार हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट वर्ड ये बन जाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होनी। देखो हमारे पास जो गवर्नमेंट है बेटा, उस गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट गवर्नमेंट में जो हम लोग प्रतिनिधि का चयन करते हैं, हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव होती है, ध्यान रखना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पॉलिटिकल और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, इसमें वो लोग आते हैं जो नौकरी करके जॉब हासिल करते हैं फॉर्म के माध्यम से, जैसे आईएएस से बाकी लोग हैं। पॉलिटिकल में वो आते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब सोचिए, जनता के द्वारा जो लोग चुने जाएंगे, वहां जिनको कहते हैं हम लोग एमएलए एमपी कहते हैं, क्या इनकी कोई क्वालिफिकेशन है? और जब इनकी क्वालिफिकेशन का मतलब उम्र तय कर दी गई कि भैया इतने साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है लेकिन इतने का नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या हुआ? अब इनको लीगली अधिकार तो है लेकिन इनको लीगली जानकारी, नॉलेज नहीं है। तो सरकार को चाहिए नहीं, वकील नहीं चाहिए। तो इसलिए जरूरी होता है कि पहले हम पॉलिटिकल जो क्वालिफिकेशन है उसको तय किया जाए। उसको तय कर देंगे तो फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा एक टॉपिक हमने क्या किया? इस टॉपिक की बहुत कम टाइमिंग में, उसको करने के लिए हम आधा एक घंटा और भी हम लोग कर लेते, लेकिन इस टॉपिक को हमने क्या किया, कुछ कहानी नुमा कहानी में समझा कि भैया इसका एग्जाम में क्या रोल है, क्या इसकी नीड है, थोड़ी सी बातें हमने कर ली। क्या होता है महान्यायवादी, अब ये अपॉइंट करने की प्रक्रिया क्या होती है,
कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा इसका प्रावधान दिया गया है, क्या इसके पावर्स होती हैं, क्या इसके वर्क होते हैं, क्या इसकी ड्यूटी होती हैं, क्या इसके लिमिटेशन है, ध्यान रखना लिमिटेशन मतलब जो सीमाएं वो क्या हैं, और वेतन के बारे में जान लिया। तो जब आप इस पूरे को तैयार कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस टॉपिक को पूरा समझने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, तो पूरी कहानी आप समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना समराइज वे में इस टॉपिक के एक ही पेज में नोट्स होने चाहिए, मेरा मानना है। एक पॉइंट में नोट्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ जब सेंटर का एडवाइजर है तो क्या होगा, अब स्टेट का भी एडवाइजर होगा। अब स्टेट के एडवाइजर को क्या कहते हैं, एडवोकेट ऑफ स्टेट कहते हैं। उसका भी उच्चारण यही दिया गया, जहाँ वो राष्ट्रपति काम करता है वहाँ राज्यपाल काम करता है। जो कार्यकाल उसका नहीं है वो कार्यकाल उसका नहीं है, जो वेतन उसका नहीं है वो वेतन उसका नहीं है। वो केंद्र सरकार की हेल्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो राज्य सरकार की हेल्प करने के लिए हाई कोर्ट जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो सीमाएं वहाँ दी गई हैं वही सीमाएं वहाँ दी गई हैं, जो वहाँ वर्क दिए गए हैं वही वर्क यहाँ दिए गए हैं, जो उसके दायित्व हैं वो दायित्व वहाँ हैं, जो उसके अधिकार वहाँ दिए गए वहाँ उसके अधिकार दिए गए हैं। बताइए, एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? लेकिन उसमें बस चेंज क्या करना है, उसमें चेंज इतना सा करना है कि वहाँ जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उसको चेंज करना है। वहाँ पे आर्टिकल 165 में दे रखा है, तो वहाँ 3 आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में। बाकी सारा काम क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो दोस्तों, एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक में फ्री दूंगा। कल को भी मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसके साथ एक टॉपिक तुम रेडी कर लोगे। कोई जो भी संस्थाओं का हम लोग टॉपिक लेके आएंगे उसमें एक के साथ एक फ्री चलेगा। ऑल द बेस्ट। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको लाभान्वित हो रहे हो तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया जारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।